खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका 9th चैप्टर, दैट इज़ वुमेन कॉस्ट एंड रिफॉर्म। यानी कि वुमेन्स की उस वक़्त क्या हालत थी और कास्टिज़म सिस्टम क्या था और अनटचेबिलिटी क्या था और उसको जो है किस तरह से रिफॉर्म करा। देखो, इससे पहले कि हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, मैं आपको थोड़ा मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दिस टॉपिक दूंगा कि यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर हम हमारे ट्रेडिशंस, कस्टम्स और वैल्यूज़ की बात करेंगे तो इससे पहले क्या था, क्यों हमको इन चीज़ों को, विमेंस के जो इवल्स थे उनको रिफॉर्म करना पड़ा। कास्टिसिज्म जो था अनटचेबिलिटी थी, इन इस तरह के इवल्स को हमको क्यों रिफॉर्म करना पड़ा, तो हम देखेंगे इससे पहले क्या हालत थी। अब देख लीजिए, द 18 एंड अर्ली 19th century इंडिया वाज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। द कॉलोनियल हिस्टोरियंस प्रोजेक्टेड एज द डार्क एरिया ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब आप देख लीजिए, 18 और 19th century की अगर हम बात करेंगे, हिंदुस्तान जो है तरह तरह की मुश्किलात से दो चार था और कॉलोनियल हिस्टोरियन ने, जो लोग उस वक़्त ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे या वो हिस्टोरियन जो बिलोंग करते थे वेस्टर्न कंट्रीज थे, जो कॉलोनल पीरियड, जो कॉलोनल हिस्टोरियन जिनको कहा जाता है, उन्होंने यहाँ की हिस्ट्री को यानी कि इंडियन सोसाइटी को डार्क एरा के नाम से प्रोजेक्टेड किया था। इट कैन बी डिनाइड दैट देयर वर मेनी सोशल वाइजेस एंड इनजस्टिस इन इंडियन, लाइक आप देख लीजिए, प्रैक्टिस ऑफ सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगेमी, प्रॉब्लम्स ऑफ विडोज, चाइल्ड मैरिज, dominance of priests, costly and meaningless rituals and superstitious belief are common in most part of India। तो आप देख लीजिए, इससे पहले वुमेन सिस्टम को क्यों रिफॉर्म करना पड़ा, कास्टिज्म सिस्टम को क्यों रिफॉर्म करना पड़ा, और यहाँ की जो इनइक्वलिटीज़ थी, इनजस्टिस जो हो रहा था, उसको जो समाजी जो एक वाइज बन गई थी, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो आपने देखा यहाँ पे हिंदुस्तान के जो ट्रेडिशन थे, कास्टिसिज्म जो था, यहाँ पे आपने देखा प्रैक्टिस ऑफ सती होता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, पॉलीगेमी होता था, प्रॉब्लम ऑफ विडोज थी, चाइल्ड मैरिज थी, डोमिनेंस ऑफ प्रीस्ट था, कॉस्टली एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ आर कॉमन इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अब देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे, अगर हम इस चैप्टर की बात करेंगे, वुमेन एज द फोकस ऑफ सोशल रिफॉर्म। अब देख लीजिए, जो यहाँ का सोशल रिफॉर्म, जो इंडियन सोसाइटी को, जिसको ब्रिटिश और सिंपली यू कैन से कॉलोनल हिस्टोरियन जो इसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं इट इज़ द डार्क एरिया ऑफ द इंडियन सोसाइटी। पीरियड उन्होंने बताया है 19 और 18th century जो है, ये डार्क एरिया है। किसका है ये? इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन सोसाइटी का। और आप यहाँ पे देख लीजिए, इस चैप्टर में जो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वुमेन। अब देख लीजिए, वुमेन एज द फोकस ऑफ सोशल रिफॉर्म। वुमेन्स को आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो इवल्स जो थे, बहुत सारे जो यहाँ पे जो है बदआफाल थे, बहुत सारे जो इवल्स इंडियन सोसाइटी के थे, वो ज़्यादातर रिलेटेड किनके रिलेटेड थे, वो वुमेन्स के रिलेटेड थे। वुमेन्स के साथ इनइक्वलिटी की जाती थी, वुमेन्स के साथ अनजस्टिस किया जाता था, वुमेन्स को जो है उनको जो है रिप्रेस्ड किया जाता था, उनको जो है मतलब ओवरऑल स्ट्रेस दिया जाता था। इसीलिए वुमेन एज द फोकस ऑफ सोशल रिफॉर्म, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, वुमेन्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस दिया गया सोशल रिफॉर्म तौर पर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, all nations have attained greatness only by paying respect to its women. That country and that nation do not respect women have never become great, nor will ever in future. The principal reason why your race is so much degraded is that you had no respect for these living images of the Shakti। यानी कि इसको कहा था, विवेकानंद का ये कोटेशन था जो मैंने आपके सामने पढ़ा, the subjection of
Indian women in the pre-British period was rooted in the social, religious, economic and political structure of that period. अब देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश रूल की, प्री ब्रिटिश रूल तो जो था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर क्रोन रूल तक जो पीरियड रहता है, यानी कि प्री ब्रिटिश रूल जिसको हम कहेंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल रहता हुआ है, उस दौरान क्या था, सोशली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो स्ट्रक्चर यहाँ के वुमेन्स का जो था वो बहुत ही रूटेड था. सैडली मोस्ट ऑफ हिंदू रिलीजियस लिटरेचर लाइक द पुराणास, सिमित्रीज, द रामायण एंड द महाभारत वर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजुडाइस अगेंस्ट वुमेन. अब देख लीजिए, ये परंपराएं, ये रीति रस्म जो थी, ये यहाँ की जो लिटरेचर, जो रिलीजियस हिंदू लिटरेचर था, वो भी इससे कंसर्न था, वो भी प्रिजुडाइस अगेंस्ट द वुमेन था. एज ए रिजल्ट मैनी सोशल इवल वर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडियन सोसाइटी. सोशल इवल्स, अब देख लीजिए कौन कौन से सोशल इवल्स थे. एस्पेशली दोज अगेंस्ट वुमेन वर रैम्पेंट इन सोसाइटी. द प्रैक्टिस ऑफ सती. अब देख लीजिए, मैंने पहले आपको बताया वुमेन एज द फोकस ऑफ सोशल रिफॉर्म. अब देख लीजिए यहाँ पे क्या, कौन सा ऐसा इवल सोसाइटी में था, वो था द प्रैक्टिस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज, polygamy, female infanticide, deprivation from education and other basic human rights, deprivation of a widow from a second marriage, as well as of the right to inherit property were only some of the common evils prevalent in almost every part of India. अब देख लीजिए कौन कौन सी प्रॉब्लम जो यहाँ पे थी प्री ब्रिटिश पीरियड के दौर में, और ज़्यादातर रिलेटेड थी वुमेन्स के, जैसे चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी करना, पॉलीगैमी यानी कि एक औरत के ज़्यादा शौहर होना, ज़्यादा हस्बैंड होना, फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चों को जिंदा जो थे दरगोर किया जाता था, और औरतों को जो था, औरतों को महरूम किया जाता था एजुकेशन से, उनके जो ह्यूमन राइट्स थे, उनके जो इंसानी ह्यूमन राइट्स थे, और विडो को रिमैरेज नहीं देते थे, यानी कि उसको मैरिज, दूसरी विडो होने के बाद उसको मैरिज करने का हक नहीं था. उसके बाद राइट टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी, वो भी उसको नहीं था. दीज वर ऑल आर द मेन इवल्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी बिफोर, या सिंपली यू कैन से प्री ब्रिटिश रूल पीरियड से इस तरह के हालात हमारे यहाँ पे थे. ब्रिटिश रूल अनडाउटली रियोन्ड इंडियन इकोनॉमी. इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या बरतानिया का जो रूल यहाँ पे रहा है, उसने हमारी इकोनॉमी को, हमारे यहाँ के रेवेन्यू को, यहाँ के अवाला जो भी रिसोर्सेज थे उनको पायमाल व बर्बाद और उनको एक्सप्लॉइट करा. इसमें कोई शक नहीं है. नेवरथिलेस इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट इट डिड अपलिफ्ट द लेवल ऑफ वुमेन इन दिस कंट्री. और इसमें भी इट कैन नॉट बी डन, इसमें भी कोई शक नहीं करा जा सकता है कि उन्हीं लोगों ने वुमेन्स की जो हालत थी, वुमेन्स के जो सोशल इवल्स थे, रिलेटेड थे वुमेन्स के, जो यहाँ पे अत्याचार हो रहा था, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था, यहाँ पे उनके हकूक़ को पायमाल किया जाता था. इसमें भी कोई शक नहीं कि इन्हीं लोगों ने, ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश रूल ने ही जो है वुमेन्स की कंडीशंस को, वुमेन्स के जो हालात जो यहाँ पे थी उनको upliftment करा. The capitalist economy, the legal and political regime which the British introduced and established here was based on the principle of the individual equality and freedom. It did not recognize, at least in theory, the inequalities based on birth, sex, caste or community. Western education, Western liberal thought, social reform movement, modern institution, modern means of transportation and communication played a positive role in the emancipation of the women. अब देख लीजिए इस तरह के हालात जो यहाँ पे थे, ये ज़्यादातर मतलब इन चीज़ों से हमने नजात जो है इमेंसिपेटेड करा. किसकी वजह से? इट इज़ ओनली बिकॉज वी हैव इमेंसिपेटेड लाइक सच सोशल इवल्स, लाइक सच प्रॉब्लम्स, ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल वी हैव इमेंसिपेटेड लाइक सच प्रॉब्लम. इट इज़ important to note that the question of women emancipation had first been staged by men and very few women cooperated with them. Women
came forward in this regard only in the late 19th century and early 20th centuries. They had begun to think, speak, and act themselves. Almost all social reformers of the 19th and the 20th centuries given attention to the issues of the women emancipation and their rights. अब देख लीजिए during the period of the 19 और 20 centuries में बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स ने, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ ने जो वुमेंस के जो इवल्स थे, जो वुमेंस को जो है उनके हकूक़ से जो पायमाल किया जाता था, उनके नजात हासिल करने के लिए बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स ने काम करा. अब अमंग देम अगर हम बात करेंगे, राजा राम मोहन राय वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन टू एक्टिवली स्टार्ट ए मूवमेंट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती. अब देख लीजिए सबसे खतरनाक जो परंपरा यहाँ पे थी, सबसे खतरनाक जो रीति रिवाज यहाँ का ये था, वो था सती, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सती. जब किसी सती का सिंपली क्या हम कहेंगे कि जब किसी औरत का, बेचारी का शौहर, हस्बैंड मर जाता था तो उसको भी उसके शौहर के साथ जिंदा जलाया जाता था या उसको जो था उसी के साथ मार दिया जाता था, उसी के फ्यूनरल प्रे में. ड्यू टू हिज कंसिस्टेंट एफर्ट द एंटी सती रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1829 में. सती की जो परंपरा थी इसके खिलाफ जो था एक रेजोल्यूशन पास करा गया और 1829 में टोटली जो है प्रैक्टिस ऑफ सती के ऊपर बैन लगा दिया ड्यू टू द एक्ट ऑफ द 1829. और दूसरी जो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, वो थी चाइल्ड मैरिज वाज आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल सोशल इवल्स विच द इंडियन वुमेन सफर्ड फॉर सेंचुरीज. और चाइल्ड मैरिज यानी कि बचपन में ही यहाँ के बच्चों को जो है शादी कराई जाती थी, उनको शादी की जाती थी, जो वन ऑफ द प्रिंसिपल सोशल इवल्स था, जो समाज के बद अमल में, यानी कि हम कहेंगे एक बहुत ही बड़ा खराब जो रस्म थी, ये चाइल्ड मैरिज थी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड BN मलाबारी, ए पारसी सोशल रिफॉर्मर, अपोजिट early marriage. Due to the efforts of Vidyasagar, the Act of 1860 was passed, raising the age of consent for marriage and unmarried girls to 10. अब देख लीजिए इसके तहत जो है बहुत सारे ऐसे कानून व कायदे बनाए गए कि बचपन की जो शादी है, जो बचपन में ही चाइल्ड मैरिज करा जाता है, इसमें जो है एक्ट का, इसमें ज़्यादातर अहम रोल जो अदा करा वो करा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जो एक बहुत बड़े, वो भी एक सोशल रिफॉर्मर थे. और इसका एक्ट जो है वो 1860 में बनाया गया. अब देख लीजिए मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, द राइट ऑफ विडोज टू रिमैरी. अब देख लीजिए पहले हमने पढ़ा सती के बाद चाइल्ड मैरिज की मैंने बात करी आपसे, उसका एक्ट जो बना 1860 में बना, और सती का जो एक्ट है 1829 में बना. अब हम बात कर रहे हैं द राइट ऑफ विडोज टू रिमैरी वाज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन बंगाल एंड बाय मलाबारी नर्मदा जस्टिस रांडे एंड के नटराजन इन मुंबई. अब देख लीजिए इन लोगों ने भी जो है, जो यहाँ पे विडोज होती थी बेचारी, उनको दोबारा शादी नहीं मतलब करने देते थे, तो इसके खिलाफ जो है बड़े लोगों ने, बड़े सोशल रिफॉर्मर्स ने जो है इस मतलब एक मुहिम चलाई. उन्होंने के जो था, इन्होंने जो है स्ट्रांगली जो है रिमैरी एक्ट की तरफ जो है काफ़ी फोर्स लगाए. और आखिरकार क्या होता है, देयर एफर्ट्स डिड नॉट गो इन ए वैन एंड लॉर्ड डलहौजी गवर्नमेंट पास द विडो रिमैरेज एक्ट इन 1856. और 1856 में जो है विडो रिमैरेज एक्ट पास करा गया. अब उसके अलावा बहुत सारी परंपराएं थी, जैसे अगर हम हिंदूज़ की बात करेंगे, फॉर हिंदूज द नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872 वाज पास्ड विच फॉरबेड पॉलीगेमी. और पॉलीगेमी भी एक बहुत बड़ा, यानी कि एक औरत के ज़्यादा शौहर होना, पॉलीगेमी या पॉलेंड्री की अगर हम बात करेंगे, यूनियन ऑफ वन वुमेन विद द मैनी मेल्स होता था. एंड इट एनकरेजेस विंडो रीमैरेज एंड अलाउड इंटरकास्ट मैरिज फॉर दोज हु डिक्लेयर्ड दैट दे डिड नॉट बिलोंग टू एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ रिलीजियस फेथ. अब देख लीजिए पहले मैंने आपको क्या बताया, हमने इसमें पढ़ना है क्योंकि वुमेन्स को ही ज़्यादा टारगेट करा जाता था और सबसे ज़्यादा जो रिफॉर्म करा गया है, अगर हम इस डिस्कशन की बात करेंगे तो वुमेन
एज द फोकस ऑफ सोशल रिफॉर्म, जिसमें आपको सबसे पहले हम देखते थे यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ सती थे, तो उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई गई, राजा राम मोहन राय ने ज़्यादा अहम रोल उसमें अदा करा और इस सती के परंपरा को, इस रीति रवाज को ख़त्म कर दिया गया थ्रू द एक्ट ऑफ द 1829। उसके बाद दूसरा जो था वो था चाइल्ड मैरिज एक्ट। जो चाइल्ड मैरिज होती थी, बचपन में ही शादी होती थी, इसके खिलाफ जो था ईश्वर चंद्रा विद्यासागर ने एक अहम रोल अदा करा। वो उसको चाइल्ड मैरिज के वो अपोज डायरेक्टली हो गए और उन्होंने क्या करा, इस एक्ट को जो है पास कराया ईस्ट इंडिया कंपनी, द रूल ऑफ सिंपली यू कैन से ब्रिटिश की जो हुकूमत यहाँ पे थी, और उस एक्ट को कहा जाता, उस एक्ट को पास करा गया, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो पास करा गया वो करा गया 1860 में। उसके बाद हमने देखा विडो रिमैरेज एक्ट जो है 1856 में करा। इसमें भी ईश्वर चंद्रा ने, विद्यासागर और यहाँ पे जो था रांडे और नटराजन ने काफ़ी अहम रोल अदा करा किसके खिलाफ, विडो रिमैरेज एक्ट को पास करने में। और फाइनली विडो रिमैरेज एक्ट इन 1857 जो है 1857 में पास हो गए, और जो विडो होती थी वो रिमैरेज मतलब दोबारा शादी करने की उसको परमिशन मिल गई। उसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए, एक मैंने और एक्ट की यहाँ पे बात करी, वो था, उसको हम कहते थे पॉलीगैमी, यानी कि पॉलीगैमी एक औरत को मतलब दो से ज़्यादा, 3 या 4 शौहर होते थे, हस्बैंड होते थे, एक से ज़्यादा उसके मेल हस्बैंड होते थे, उसको कहा जाता था पॉलीगैमी। अब देख लीजिए, पॉलीगैमी जो था इसको फॉरबिड करा गया, और उस एक्ट का नाम क्या है, मैरिज एक्ट ऑफ 1872 में पॉलीगैमी को भी ख़त्म करा गया। अब देख लीजिए एक और, क्योंकि हमारा फोकस ही है वुमेन्स को जो यहाँ पे एक्सप्लॉइट करा जाता था, वुमेन्स को यहाँ पे जो डिग्रेड करा जाता था, उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और वुमेन्स को अब सिंपली यहाँ पे कह लीजिए कि वुमेन्स को जो है तालीम नहीं दी जाती है, चाहे हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे, चाहे हम हिंदू कम्युनिटी की बात करेंगे, क्योंकि मतलब जैसे हम बात करेंगे, मुस्लिम लड़कियों को ज़्यादातर कुरान की तालीम दी जाती थी और उनको कर्टेन में रखा जाता था, और जो बाकी वेस्टर्न एजुकेशन थी उससे उनको महरूम किया जाता था। और हिंदू की भी अगर बात करेंगे तो उनको भी स्कूल वगैरह में नहीं दिया, मतलब जाने देते थे, और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके खिलाफ भी जो है बहुत सारे एक्ट पास किए गए एजुकेशन के, जिसके तहत आप देख लीजिए यहाँ पे वी हैव डिस्कस द प्रीवियस चैप्टर इन 8th और सिंपली यू कैन से 7th, द वुड डिस्पैच जो था 1854 में दिया गया, और उसके तहत जो है जो भी यहाँ पे जो स्कूल वगैरह थे जो रिलेटेड वुमेंस के थे, वुमेंस की एजुकेशन को भी फ़रोग दिया गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल। और उससे पहले अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब ये मैंने थोड़ा सा आपको जो था क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कौन कौन सी बातें हमने डिस्कशन करनी है। लेट्स बिगन। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 200 ईयर्स अगो, बच्चे यहाँ के कैसे रह रहे थे, क्या आपने इसके बारे में सोचा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पूरा जो ब्रिटिश रूल से पहले यहाँ पे हालात जो थे काफ़ी गंभीर थे। यहाँ पे औरतों को डिग्रेड करा जाता था, औरतों को जो है तरह तरह से सताया जाता था। उसी तरह से जो था, मतलब ये 200 की ही बात नहीं बल्कि इससे पहले भी जैसे ही ब्रिटिश आ गए तो उन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी को उन्होंने किस नाम से पुकारा था, व्हाट कॉल द ब्रिटिश, और यू कैन सिंपली से वो अंग्रेज़ लोग जो थे, द कॉलोनल हिस्टोरियन ने इसको क्या कहा था, द कॉलोनल हिस्टोरियन प्रोजेक्टेड इट एज द डार्क एरिया ऑफ इंडियन सोसाइटी कहा जाता था 200 ईयर्स जो पहले। जैसे यहाँ पे जो है कॉलोनल हिस्टोरियन आ गए। Now most girls from middle classes females go to school is, अब देख लीजिए मिडिल क्लासेस आजकल के दौर में अगर हम देखते थे, आजकल अगर के दौर को अगर हम हालत को अगर देखते हैं कि जो है मिडिल क्लास के लोग भी, यानी कि छोटी से छोटी कास्ट के या छोटी से छोटी फैमिली के भी लोग जो हैं, जो लड़कियां जो हैं वो स्कूलों में जाती हैं एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़, लड़कों के साथ पढ़ती हैं। लेकिन ऑन ग्रोइंग अप मेनी ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद स्कूल से फारिग होकर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं।
एंड टेक अप जॉब आफ्टर दैट, उसके बाद जॉब को हासिल करती है, लेकिन दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड, और जैसे ही वो मैच्योर हो जाती है, बालिग हो जाती है, उनको लीगली तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक मतलब जो है उनको शादी कराई जाती थी। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी। देखो इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि 200 ईयर्स की जो बात करेंगे उस वक़्त के हालात क्या थे और इस वक़्त क्या है। अगर हम बात करेंगे इस वक्त क्या है, लड़कियों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है, लड़कियों के कौन कौन से हुकूक दिए गए हैं, लड़कियां मतलब कहाँ कहाँ पर जो है उनको जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, राइट टू इक्वलिटी उनको दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनको दिया गया है। ये हम ऊपर वाले में बात करेंगे। ये जो ऊपर हमने इस डिस्कशन में, हमें चाहे वो पुअर लड़की पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, अपर फैमिली से बिलोंग करती है, रिच फैमिली से, हर एक वुमेन जो लड़की जो है उसको जो है फुली राइट्स आज के दौर में दिए गए हैं, जिसको हम 21st सेंचुरी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे 200 ईयर्स अगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। अगर हम 200 साल की पहले की अगर हम बात करेंगे कि बहुत ही हालात यहाँ पे गंभीर थी। यहाँ पे जो था इंडियन सोसाइटी जो थी वो एक डार्क एरा में है, जिसको कॉलन हिस्टोरियन ने कहा था। उस दौरान में क्या था, क्या क्या हालात वजूद थे, जो मैंने पहले भी आपके सामने डिस्कस करा, वो ये थी कि मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट द अर्ली एज। अक्सर बच्चों को बचपन में ही शादी, जिसको हम क्या कहते हैं चाइल्ड मैरिज कहते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वाइफ, और हिंदू और मुस्लिम जिसको हम पॉलीगैमी कहते हैं, एक से ज़्यादा वो लोग पॉलेंड्री और पॉलीगैमी का यहाँ पे निज़ाम था, एक से ज़्यादा शादियाँ करना और एक औरत के ज़्यादा से शौहर होना, और एक मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ करता था। ये दोनों कम्युनिटीज़ में पाई जाती थी। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड इफ दे choose death by burning themselves on the funeral prey of their husband, यानी कि फ्यूनरल प्रे ऑफ देयर हस्बैंड। और बहुत सारी जो वुमेन्स जो थी, जैसे ही वो विडो बेचारी हो जाती थी, उनका शौहर जब मर जाता था, तो आप यहाँ पे पिक्चर में आप खुद ही रियलाइज़ कर सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है चखाई जो है, जहाँ पे आग जलाई गई है, जिसमें इनको इसके हस्बैंड को और औरत की शेप आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ से भी लोग जो है डंडे लकड़ियाँ लेकर हैं ताकि ये औरत ना भाग जाए। कुछ लोगों का ये कहना है, कई कई जगह पर यह लिखा है कि इस औरत को पत्थरों से बांधा जाता था ताकि ये आग से बाहर ना निकले। और ये एक बहुत बड़ी सबसे खतरनाक जो परंपरा रीत या आप हम क्या कहेंगे, जो यहाँ पे जो रस्म जो थी, जिसको सती कहा जाता था, उस औरत को बेचारी को जो है उसी के जनाजे के साथ या उसी की मतलब जो क्या कहते हैं, जब उसको फ्यूनरल करा जाता था तो उसी वक्त उसको भी बेचारी को जलाया जाता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती, मीनिंग वर्चुअस वुमेन। तो आप देख लीजिए, वुमेन अब उसको बेचारी वो मर्जी से ही उस आग में कूद जाती थी, या उसको फोर्सिबली उसको जो है उसमें आग में डाला जाता था। तो इस तरह की परंपरा को क्या कहा जाता है, सती कहा जाता है, जो मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस करा कि सती के खिलाफ जो है राजा राम मोहन राय ने किस तरह से रूल अदा किया। और फाइनली अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश, और सिंपली यू कैन से द कोर्ट ऑफ द British, how who had passed the Sati Act 18, जिसको हम कहते हैं 1829 एक्ट कहते हैं। अब देख लीजिए, वुमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। अब जैसे ही कोई बेचारा मतलब किसी जो औरत बेवा बन जाती है, जिसको जो है शौहर मर जाता था, उसको राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं दिए जाते थे। बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव्ड दैट इफ ए वुमेन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम ए विडो। और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अगर हम वुमेन को एजुकेशन देंगे तो वो जो है वो क्या है, बेवा बन जाएगी। डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वर नॉट दी only ones in society. In most religious people were divided along lines of caste. Brahmans, Kshatriyas considered themselves as the upper classes. अब देख लीजिए, यहाँ पे जात पात धर्म के नाम पर जो है लोगों को डिवाइड करा गया था।
कुछ लोग ये कहते थे जो ब्राह्मण्स थे वो ज़्यादा ऊंची जात मानी जाती थी। उसके बाद क्षत्रियास थे जो लोग लड़ाई वगैरह करते थे। और उसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पे मनी लेंडर्स थे, ट्रेडर्स थे। मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स को क्या कहा जाता था? वेश्यास कहा जाता था। एंड आल्सो जो पॉटर्स और वीवर्स जो लोग थे उनको शूद्रास कहा जाता था। इस तरह से यहाँ के रीजन्स जो हैं यहाँ के कम्युनिटी को क्लासीफाइड करा था कास्टिज्म के नाम पे। यहाँ पे उनके मतलब ब्राह्मण सबसे ऊंची जात था, उसके बाद क्षत्रियास थे, और जो लोग ट्रेड्स वगैरह करते थे, मनी लेंडर्स थे, उनको वेश्यास कहा जाता था। उसके बाद जो लोग पेजेंट्स, आर्टिशंस और जो लोग वीवर्स और पॉटरी जो मतलब बर्तन वगैरह बनाते थे उनको शूद्रास कहा जाता था। एट द लोवेस्ट रूनिंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन एंड वर्क इट एट ए जॉब दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पोल्यूटिंग। उनको कहा जाता दैट it could lead to the loss of caste status. The upper caste also treated many of these groups as the bottom as a untouchable. अब यहाँ पे जो था छूत छात वाली भी एक उनको कहा जाता था। जो लोग बेचारे काफ़ी लो कास्ट के थे, जो लोग गलियों को, जो विलेजेस में सफाई वगैरह करते थे, शहरों में वो लोग सफाई, उनको जो भी पोल्यूटिंग जो भी एरियाज़ होते थे उनको साफ, तो उनको जो है अनटचेबल, उनको जो है काफ़ी उनसे ट्रेड किया जाता था, उनको सबसे बॉटम वाली नीची जात कहा जाता था, उनके साथ छात छूत भेदभाव रखा जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू इंटर टेम्पल्स। टेम्पल्स में उनको दिया नहीं जाते थे, उनको मतलब टेम्पल्स के अंदर उनको इजाज़त नहीं जाने की थी। ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट। अब वो बेचारे जो थे कुओं से पानी निकालने की भी उनको परमिशन नहीं थी। उसके अलावा बाथ इन पॉन्ड्स भी वो नहीं कर सकते थे, नहा नहीं सकते थे। वियर अपर कास्ट बात, जहाँ पे अपर कास्ट कहते हैं वहाँ पे यानी कि अनटचेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, ज़ात पात के नाम पे, छूत छात के नाम पे लोगों को यहाँ पे डिग्रेड किया जाता था। और काफ़ी तरह से कास्टिज्म सिस्टम था। अपर और लोअर क्लास को जो यहाँ पे था, इस तरह से यहाँ के मतलब क्या कहते हैं, यहाँ की सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था। ओवर द 19th एंड द 20th सेंचुरी मेनी ऑफ दिस नॉर्म्स एंड परसेप्शन स्लोली चेंज। और उसी तरह से अगर हम 19 और 20 सेंचुरी की बात करेंगे, किस तरह से यहाँ के टोटली जो कुछ भी यहाँ पे जिस सोसाइटी को कॉलोनल हिस्टोरियन ने कहा था डार्क एरिया ऑफ इंडियन सोसाइटी, जहाँ पे हमने देखा प्रैक्टिस ऑफ सती को हमने देखा, फीमेल इन्फेंटिसाइड हमने देखा, पॉलीगैमी हमने देखा, प्रॉब्लम्स ऑफ विडोज हमने देखा, चाइल्ड मैरिज को हमने देखा, डोमिनेंस ऑफ द प्रीस्ट जिसको हम ब्राह्मण्स कहते थे, और मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ फॉर कॉमन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटीज़। और किस तरह से फिर लोगों ने जो है यहाँ पे अलग अलग लोगों ने किस तरह से इन चीज़ों को दूर करने के लिए कदम उठाए, रिफॉर्म करने की कोशिश करी 19 और 20 सेंचुरी में। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, तो किस तरह से अर्ली 19 सेंचुरी में यहाँ पे डिबेट्स और डिस्कशन हो गए। यहाँ पे सोशल जो किन के बारे में, सोशल कस्टम्स, यहाँ के रस्म रिवाज और जो प्रैक्टिस करा जाता था उसके बारे में काफ़ी जो है चर्चाएं होने लगी, डिबेट और डिस्कशन होने लगे। और आप लोग देखते हो कि जैसे यहाँ पे प्री ब्रिटिश रूल होता है तो यहाँ पे जो है मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, बुक्स और ओवरऑल यानी कि प्रिंटिंग प्रेस को जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड ही उसको जो है फ़रोग दिया गया। और इससे पहले कि अगर हम बात करेंगे प्री ब्रिटिश रूल से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से अगर हम पहले की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर क्या था, मैन्युस्क्रिप्शन था, यानी कि हाथ से ही लिखी गई, हमारे पास जो भी मतलब लिटरेचर था वो हाथ से लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो आ गए, अब लोग जो हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, बुक्स में इस तरह की जो जिस भी तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम थी उनके ऊपर डिस्कशन करने लगे, आए दिन वो अखबारों में देने लगे। ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस by many in the new cities. The discussion could reach out to wider public and could become linked to movement for the social change. अब देख लीजिए इन्हीं बातों को डिस्कस करने लगे जो मैंने आपसे दोहराई कि किस तरह से सती के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ। अब देख लीजिए जो आपका विडो रिमैरेज थी, इनके ऊपर जो है ओवरऑल जो है अखबारों में चर्चे होने लगे, मैगजीन में चर्चे, बुक्स लिखी गई। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय
इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्मर ग्रुप्स। अब देख लीजिए इनका आगाज़ किन लोगों ने करा, वो हिंदुस्तान के रिफॉर्मर्स थे, हिंदुस्तान के इस सोसाइटी को इस्लाह करना चाहते थे। और वो ग्रुप कौन सा था? वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन राय। 1782 he founded a reform associated known as the Brahman Sabha in Calcutta. People such as Ram Mohan Rai are described as the reformer because they felt that change was necessary in society and unjust practice needed to be done away with it. अब देख लीजिए तमाम लोगों ने इसको उसके फॉलोअर बन गए, क्योंकि ब्राह्मण समाज की जो बुनियाद जो है वो राजा राम मोहन राय ने डाली। और तमाम लोग जो थे यहाँ के, जो सती की प्रैक्टिस थी, चाइल्ड मैरिज था, विडो रिमैरेज, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे इवल्स जो थे हमारी सोसाइटी में फैले हुए थे, और ये अनजस्टिस प्रैक्टिस करी जाती थी, तमाम लोग इनसे छुटकारा जो है, इनसे लोग जो थे ये चाहते थे कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं हमारे समाज से ख़त्म हो जाए। पीपल सच एज, उसके बाद आप देख लीजिए, दे थाट दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर सच चेंजेस वाज बाय परस्यूडिंग पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिस एंड अडॉप्ट ए न्यू वे ऑफ लाइफ। और सबसे उनका सोच विचार सोशल रिफॉर्मर का यही था कि किस तरह से हम यहाँ के लोगों को उस चेंज की तरफ ले लें, माइल करें यहाँ के लोगों को, और जो ओल्ड प्रैक्टिस जो है उससे गिव अप कराएं, उनको वो उन चीज़ों को छोड़ दें, तरक कहे दस्त बराबर हो जाए, और नया जो जैसे अडॉप्ट ए न्यू वे ऑफ लाइफ, किस तरह से वो लोग अडॉप्ट करेंगे। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड सती को किस तरह से वो दूर करेंगे, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो कैसे वजूद में आ गया, उसके बाद विडो रिमैरेज एक्ट कैसे आ गया। उसी तरह से राम मोहन राय वाज कीन टू सेपरेट द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। और राजा राम मोहन राय जो थे वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो था वेस्टर्न एजुकेशन का नॉलेज जो है वो फैलना चाहिए, और उसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि यहाँ पे जो है ग्रेटर फ्रीडम होनी चाहिए और इक्वलिटी फॉर द वुमेन होना चाहिए। ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स्ड टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। तो वो सिर्फ जो औरतें जो है वो सिर्फ किचन में नहीं रहनी चाहिए, उनका किचन का ही, उनका डोमेस्टिक वर्क जो है वही नहीं होना चाहिए। कन्फाइंड टू द होम, यानी कि घर के ही अंदर ही उनको जो है नहीं रखा जाना चाहिए, उनको उसी मतलब अहाते में, उसी बाउंड्री में नहीं होना चाहिए। एंड द किचन एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम द एजुकेटेड, उनको जो है पढ़ाया नहीं जा रहा था ड्यूरिंग द पीरियड, अगर हम प्री ब्रिटिश रूल की बात करेंगे। अब देखिए चेंजिंग द लाइव्स ऑफ द विडोज़, किस तरह से यहाँ के बेवा औरतें जो बेचारी थी उनकी ज़िंदगियों में किस तरह से बदलाव आ गया, किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं बदल गई। तो अब मैंने पहले ही आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने डिस्कस करा है, जो हेडलाइंस मैंने पहले ही आपको बताई थी कि यहाँ पे किस किस तरह से प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या थी, प्रैक्टिस ऑफ सती था, फीमेल इन्फेंटिसाइड था, पॉलीगेमी था, प्रॉब्लम्स ऑफ विडो था, चाइल्ड मैरिज था, डोमिनेंस ऑफ प्रीस्ट था, और ओवरऑल जो है कास्टिज्म सिस्टम था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, राम मोहन राय वाज पार्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स। ही बिगन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सतीस। और देख लीजिए ये जो अगर हम बात करेंगे विडोज की बात करेंगे, विडोज रिमैरेज एक्ट की अगर हम बात करेंगे, जिसको मैंने आपको क्या बताया कि जिसको पास करा गया था, यानी कि रिमैरेज एक्ट जो है उसको पास करा गया है, कब करा गया है, 1856 में। हाँ, 1856 में जो था आपका रिमैरेज एक्ट जो है वो पास करा गया अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट या अंडर द कोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उसके लिए राजा राम मोहन राय ने एक अहम रोल अदा करा था, काफ़ी सारी कैंपेन उसने करी। राम मोहन राय वॉज वेल वर्सेड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts, but the early 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian tradition and customs. They were therefore more than willingly to listen to Ram Mohan Rai, who was reputed to be learned man. In 1829 सती was banned. अब देख लीजिए, राजा मोहन राय कोई छोटे आदमी नहीं थे, वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थी, वो एक रेपुटेशनल जो है एक
रेपुटेशनल एक पर्सनैलिटी हिंदुस्तान की थी, उसको उसने जो है अलग अलग मजहबों का उसने ओवरऑल जो था उसने क्या करा था, उसने मुताला करा था, स्टडी करे थे। और उसने ये भी कहा कि यहाँ पे जो ओल्ड एंशंट टेक्स्ट जो यहाँ पे पाए गए हैं, जो विडो को बर्निड करा जाता था, विडो को जो है उसके शौहर के साथ ही जिंदा जलाया जाता था, उसने कहा इसके ऊपर अभी भी सेंक्शन नहीं करा है। लेकिन उसने काफ़ी जो है अफोर्ड करने के बाद 19th सेंचुरी में उसने जब काफ़ी सारी पेटिशंस उसने राजा राम मोहन राय ने दी है। अब देख लीजिए, ऑल मॉडर्न रिफॉर्मर्स मूवमेंट एजुकेशनल सोशल एंड पॉलिटिकल हैव स्टार्टेड फ्रॉम हिम एंड इंडियन रिफॉर्मर ऑफ द प्रेजेंट डे आर सेपरेचुअली हिज चिल्ड्रन। अब देख लीजिए, ओवरऑल चाहे हम एजुकेशन की बात करें, सोशल पॉलिटिकल की बात करेंगे, ये तमाम जो थे राजा राम मोहन राय ने स्टार्टेड करे थे। और आप देख लीजिए, उसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। और अगर हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की, अगर हम बात करेंगे उसको मतलब जो मुगल किंग जो था अकबर सेकंड, जिसको कहा जाता है मुगल किंग, उसने उसको टाइटल दिया था राजा। तभी जाके इसको राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय क्यों कहते हैं? बिकॉज हु हैड ऑल द मॉडर्न रिफॉर्म मूवमेंट्स जो भी हुए हैं, जैसे एजुकेशन की बात करेंगे, सोशल पॉलिटिकल की बात करेंगे, ये तमाम जो था ये किसने स्टार्ट करे थे? ये राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट करे थे। उसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। उसको जो है उसको क्योंकि बहुत सारे उसने जो है यहाँ पे रिफॉर्मेशन की तरफ, यानी कि सोशल जो इंडियन सोसाइटी जो थी उसको काफ़ी सारे जो है उसने मतलब रिफॉर्मेशन जो रिफॉर्म मूवमेंट उसने शुरू करे थे। और उसने ही गॉट द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम अकबर सेकंड, द मुगल किंग से उसने करा था। और हु सेंड हिम टू इंग्लैंड इन 1830। राजा राम डाई एट ब्रिस्टल नियर द लंदन इन 1833 में जो है वो मर गए हैं। अब देख लीजिए उन्होंने क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से मतलब पेटिशन उन्होंने दायर किए। तो सबसे पहले उनका क्या था? विडो रिमैरेज, जिसको हम सती कहते थे, सती के खिलाफ जो है उसने काफ़ी मुहिम शुरू करी, काफ़ी जो है लोगों को अवेयर करे। और फाइनली ये एक एक्ट बना गया। कब ये एक्ट बन गया? ये एक्ट हमारा कब बन गया? 1829 में जो है ये जो है सती के वो बैंड करा गया। और पूरी तरह से ये जो है सती के खिलाफ जो है ये सती का एक कानून वजूद में आ गया। द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन राय वाज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल। तो इसी तरह की जो हिकमत अमली राजा राम मोहन राय ने, अब आपको पता चला ये राजा इसको क्यों कहा जाता है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द हु हैव गॉट टाइटल थ्रू द अकबर सेकेंड ऑफ द मुगल अंपायर के मुगल अंपायर ने उसको राजा का टाइटल दिया था 1830 में। और उसके बाद जो है उसको राजा राम मोहन राय कहते हैं। उसकी स्ट्रैटेजी को बाकी यहाँ के रिफॉर्मर्स ने भी उसको जो है मतलब जाना। उसके बाद व्हेन एवर दे विश टू चैलेंज ए प्रैक्टिस दैट सीम हार्मफुल, और जब कभी भी वो देखते थे ये जो जिस भी तरह से यहाँ पे मशक, जो भी यहाँ पे रस्म रवाज जिससे नुकसान हो सकता था, दे ट्राई टू फाइंड ए वर्ड्स आर सेंटेंस इन द एंशंट सैक्रेड टेक्स्ट दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। They then suggested that the practice at it exists at present was against the early tradition। अब यहाँ पे जो भी नया जो भी मतलब कोई भी प्रैक्टिस जो थी, जो चैलेंज जिससे नुकसान हो जाता था, जो पुरानी ट्रेडिशन को जो है मंसलिक होती थी उनसे वो ली जाती थी या उसी तरह से किया जाता था, तो फौरी तौर पर जो है उसके खिलाफ जो है क्या करा जाता था? उसके खिलाफ जो है फौरी तौर पर वो लोग जो थे, जो रिफॉर्मर जो यहाँ के थे, जो लोग रिफॉर्म यहाँ की इंडियन सोसाइटी को करना चाहते थे, वो मतलब जो है उसके खिलाफ जो है जल्द वो उसके अगेंस्ट हो जाते थे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इस मूवी से, इस पिक्चर से भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो हैं, किस तरह से उनका कल्चर था, तहजीब तमद्दुन, और किस तरह से उनको जो है यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें अगर हम देखेंगे इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोट्स अंडरवेंट ए पेक्युलर फॉर्म ऑफ ए सफरिंग एज पार्ट ऑफ द रिचुअल वर्शिप विद हुक्स पर साइड। कुछ लोग जो है हुक पी रहे हैं, एक फेस्टिवल बना रहे हैं, और आधे लोग जो हैं दे वर स्वंग देमसेल्फ ऑन ए व्हील इन द अर्ली 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ऑफिशियल बिगन क्रिटिसाइजिंग इंडियन कॉस्टम
रिचुअल एज द बारबरिक। अब देख लीजिए, अगर हम सती की बात करेंगे, रीमैरेज एक्ट की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे यहाँ के मतलब चाइल्ड इन्फेंटिसाइड की अगर हम बात करेंगे, तो इसको जो है ब्रिटिशर ऑफिशियल ने क्या कहा था, बारबरिक कस्टम्स कहा गया है। उसके बाद दिस वाज वन ऑफ द रिचुअल दैट केम अंडर एन अटैक। तो इस तरह की ये भी जो है एक परंपरा थी यहाँ पे, जिसके खिलाफ जो है ब्रिटिश ऑफिशियल ने कहिए कि जो रिफॉर्मर थे उनने काफ़ी एक्ट बताए। अब मैंने आपको पहले बताया था, एक था हमारे पास रीमैरेज एक्ट ऑफ विडो, जो मैंने पहले ही आपको जो है अच्छी तरह बताया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, वो क्या थी। दूसरी प्रॉब्लम सती के बाद अगर हम बात करेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी कौन सी है, वो है हमारी कौन सी थी, वो थी आपके पास क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ विडोज बेचारों को, जो लोग बेवा होती थी उनको रिमैरेज नहीं करा जाना, उनको रिमैरेज नहीं होने दिया जाता था। तो इसके खिलाफ जो है था हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो था, इसने काफ़ी अहम रोल अदा करा और फाइनली जो है 1856 में जो है परमिटिंग विडो रिमैरेज एक्ट को पास करा गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है विडो रिमैरेज एक्ट बना गया, जिसको जो है किसने करा था। सबसे पहले अगर हम दोज हु वर अगेंस्ट द रिमैरेज ऑफ विडोज अपोज्ड बाय विद्यासागर एंड इवन बाइकाटेड हिम, विद्यासागर ने इसके खिलाफ जो है। लेकिन अगर हम ईश्वर विद्यासागर की बात करेंगे तो ये लोग तो अपोज थे, लेकिन फाइनली क्या होता है, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ विद्यासागर। लेकिन देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड बीएम मलाबारी, पहले तो ये क्या थे, ये लोग पारसी थे, लेकिन ये अपोज थे, अर्ली मैरिज के अपोज थे। लेकिन ड्यू टू द एफर्ट ऑफ विद्यासागर द एक्ट ऑफ 1860 वाज पास। तो विद्यासागर की वजह से जो है ये लोग पहले क्या थे, उन्होंने रिमैरेज एक्ट को पहले बाइकाट करा। लेकिन 1856 की अगर हम बात करेंगे तो विडो रिमैरेज एक्ट जो है उसकी परमिशन हो गई, और उसको वो एक कानून बना गया कि जो भी विडो है वो जो है रिमैरेज कर सकती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, गर्ल्स बिगन गोइंग टू स्कूल। अब देख लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ की परंपराएं क्या थी कि औरतों को तालीम नहीं दी जाती थी। उनके खिलाफ जो था एक बहुत बड़ी इंडियन सोसाइटी में एक डार्क एरा में था, जिसको जहाँ पे इनजस्टिस हो रहा था, यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ सती था, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फीमेल इन्फेंटिसाइड था, पॉलीगेमी था, प्रॉब्लम्स ऑफ विडोज था, चाइल्ड मैरिज था, डोमिनेंस ऑफ प्रीस्ट था, इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे गर्ल्स बिगन गोइंग टू स्कूल, तो विद्यासागर जो था उन्होंने इसके मतलब एक मुहिम शुरू करी। उन्होंने कहा कि अब जो है मिड 19th सेंचुरी में काफ़ी स्कूल जो है इन मतलब क्या कहते हैं लड़कियों के लिए खोले गए, और लड़कियों को विद द एफर्ट ऑफ द ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मतलब उसके एफर्ट्स के, उनकी कोशिशों कविश के बाद जो है यहाँ पे जो है गर्ल्स जो है स्कूल जाने लगी। उसके आप देख लीजिए, मुस्लिम की अगर हम बात करेंगे, अगर हम मुस्लिम की बात करें, जैसे मुमताज़ अली वगैरह वगैरह ने काफ़ी अहम रोल अदा करा किनको मतलब लड़कियों की तालीम देने के लिए। ओवरऑल आप इसमें देखेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए वुमेन राइट अबाउट वुमेन। अब जो है वुमेन्स के ही औरतें जो है औरतों के बारे में ही लिखने। अब यहाँ पे आप ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया कि गर्ल्स को क्यों परमिट करा गया, गर्ल्स बिगन गोइंग टू स्कूल, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल। यहाँ पे अब हम तो ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ अगर इसमें कोई डाउट नहीं, ये मैंने पहले आपको जुमला एक बताया दिया, व्हाट वाज इट, इसमें ब्रिटिश रूल अनडाउटली रियोन्ड इंडियन इकोनॉमी। इसमें कोई शक नहीं था कि यहाँ पे जो है ब्रिटिश रूल ने जो है हिंदुस्तान की इंडियन इकोनॉमी को जो है बर्बाद तहस नहस करा। लेकिन नेवरथलेस इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट इट डिड अपलिफ्ट द लेवल ऑफ वुमेन इन द कंट्री। तो उसमें अगर उसके तहत जो है इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने यहाँ की इकॉनमी को काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रखा था, यहाँ के लोगों को गुलाम बना रखा था। लेकिन ओवरऑल जो सोशल रिफॉर्म की अगर हम बात करेंगे, जिस दौर से हम गुजर रहे थे, डार्क एरा ऑफ इंडियन सोसाइटी से जिस दौर से हम गुजर रहे थे, इसके लिए जो है उन्होंने काफ़ी रूल अदा करा। आप देख लीजिए, वुमेंस जो है वुमेंस के मतलब एवज़ में लिखने लगी, और काफ़ी लोग जो है इसमें मुस्लिम वुमेंस थी, बेगम्स भोपाल थी, और उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मैंने आपको पहले बताया था कि लोग क्या थे,
लोग जो थे मुस्लिम से अगर कम्युनिटी जैसा कर्टेन सिस्टम था और उनको तालीम औरतों को नहीं दी जाती, लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती थी। और हिंदूज़ की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह से सती था, किस तरह से रिमैरेज एक्ट वगैरह था, पॉलीगेमी था वगैरह वगैरह। तो इस तरह से किस तरह से अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, पंडिता रामाबाई ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत फेल्ट दैट द हिंदूज वर ऑप्रेसिव टुवर्ड्स द वुमेन एंड रोट ए बुक अबाउट। अलग अलग रिफॉर्मर्स ने जो है यहाँ पर जो है एक अहम रोल अदा करा और फाइनली क्या बन गया, यहाँ पे आप देख लीजिए उसके बाद जो है यहाँ पे तरह तरह के कानून बनाए गए सोशल रिफॉर्म्स को, इंडियन सोसाइटी को डार्क एरा से ब्राइट की तरफ ले जाने के लिए। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे एक और परंपरा थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड मैरिज कहते हैं, जिसमें हमने देखा बचपन में ही शादी करी जाती थी। लेकिन इन 1829, अब देख लीजिए 1829 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो था 1829 में द चाइल्ड मैरिज एक्ट को रेस्ट्रेंट एक्ट करा गया। और अब जो है उसके ऊपर जो है यानी कि आप यहाँ पे देख लेते हो कि पहले जो थे 12 या 13 साल की उम्र में करते थे शादी, लेकिन आजकल के दौर में जो है लड़का जो है यानी कि 21 फॉर मैन, लड़का जो है 21 साल का होना चाहिए और लड़की जो है कम से कम जो है वो कितनी साल की होनी चाहिए, 18 ईयर्स की वो होनी चाहिए। इससे पहले कि अगर हम बात करेंगे बचपन में उनसे शादी, लड़की जो थी 12 या 11 साल की होती थी, 12 साल की उसकी शादी कराई जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे आ गया तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ के इकॉनमी को उनने बर्बाद करा, लेकिन काफ़ी सारा रिफॉर्म भी उन लोगों ने करा और चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है 1829 में बनाया गया और जिसके तहत जो है बचपन की शादी को बैन करा गया। और फाइनली जो आजकल के दौर में हम देखते हैं 21 साल का लड़का होना चाहिए और 18 साल की जो है एज ए ये लॉ है, हमारे कानून एज ए एक लॉ है, नियम कानून बनाए गए हैं कि इतने उम्र के होने चाहिए तब जाके शादी होगी। अब देख लीजिए यहाँ पे एक और परंपरा जो थी वो थी कास्टिज्म, जिसको कहा जाता है, जिसको कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। ये एक बहुत बड़ी, जिसको हम छूतछात कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे क्या थी, प्रॉब्लम थी कि जात पात और समाजी तौर पर भी जो है इसकी इस्लाह करना जो था ज़रूरी था। तो इसमें भी आप देखेंगे some of the social reformer we have been discussing also criticized caste inequalities. Ram Mohan Rai translated an old Buddhist text that was critical of the caste। तो राजा राम मोहन राय ने भी इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई, तरह तरह के लोगों ने इसके खिलाफ जो है और इस कास्टिज्म सिस्टम को जो है बैन करा गया। और फाइनली जो है जिस भी तरह से छूतछात के लोग जिनको डिग्रेड करा जाता था, जिनको नीचा दिखाया जाता था जात पात धर्म के नाम पर, तो उनके खिलाफ जो है काफ़ी जो है कानून बनाए गए और फाइनली जो है उनको भी जो है इक्वल राइट्स मिले गए। लेकिन एक पॉइंट में आपको यहाँ देखो, द आर्मी फॉर इंस्टान ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी ए नंबर ऑफ महार पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, यानी कि जो महार क्लास से बिलोंग करते थे उनको अनटचेबिलिटी, छूट छात, उनको कुएं से पानी मंदिरों में नहीं दिया, मंदिरों के अंदर नहीं देते, अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। कुओं से वो लोग जहाँ पे हायर कास्ट के लोग जो वहाँ पे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वो कुएं जो थे वहाँ पे उनसे पानी नहीं पानी नहीं उनको देते थे और तरह तरह की। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे, द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल, उसने आर्मी स्कूल में उसको टाट कराया गया था, वही लीडर बन गया जो भी यहाँ पे जो कास्टिज्म सिस्टम था, जो लो कास्ट के लोग थे उनका, अब उसको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है B.R. अम्बेडकर के, जिसके पढ़ने के बाद, उसकी आइडियोलॉजी के बाद जो है यहाँ पे इक्वल जस्टिस जो है ओवरऑल जो भी कम्युनिटीज़ है उनके ऊपर उनको मिलने लगी। अब देख लीजिए डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। अब उसके बाद कौन सा, अब देख लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या करा कि ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण्स कास्ट बिगन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांड सोशल इक्वलिटी एंड द जस्टिस। जो भी नॉन ब्राह्मण्स थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि उनको तो
आराम था, ठीक है, उनको कुर्सियों पे बिठाया जाता था। लेकिन ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, उनके काफ़ी ग्रेड थे, उनको वही पढ़े हुए लोग होते थे, वही लोग क्षत्रियास होते थे। लेकिन बाकी ट्रेडर्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पेजेंट्स की अगर हम बात करें टाइम, उनको जो था काफ़ी डिग्रेड करा जाता था। और उसके बाद जो है इक्वलिटी, डिमांड्स पर इक्वलिटी एंड जस्टिस के लिए जो है जंग को, मुहिम को शुरू किया गया, ताकि यहाँ पे जो है हर एक का बंदा जो है, कौम जो है, वो मसावत और इंसाफ का तकाजा करता है। अब देख लीजिए बहुत सारे लोगों ने जो है, अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे, अलग अलग जो है यहाँ पे मुहिमें शुरू करी गई। और फाइनली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे श्री नारायण गुरु, और तरह तरह से जो है यहाँ पे जो है मतलब कास्टिज्म सिज्म को, डिमांड्स पर इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग मुहिम जो है यहाँ पे शुरू करी गई, ताकि यहाँ पर जो है इक्वल राइट्स हर एक को मिले जाने चाहिए। और उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे है गुलामगिरी। वन ऑफ द मोस्ट वोकल वॉइस वाज द लो कास्ट लीडर्स वाद, उसका लीडर्स कौन था? ज्योति राव फूले था। और बर्न इन 1829, ही स्टडीड इन स्कूल सेटअप। अब देख लीजिए जो भी बेचारे लो कास्ट के जो भी लोग थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा और लोगों को अवायर करा। और यहाँ का जो भी दस्तूर था, और जो भी यहाँ पे कोर्ट में यानी कि ब्रिटिश रूल था, उनके अंदर जो है पटिशन दायर करते रहे। कास्टिज्म सिस्टम, अनटचेबिलिटी को उन्होंने ख़त्म करा। और फाइनली जो है यहाँ पर जो है मतलब हर एक कौम के लोगों को जो है इंसाफ मिला, उनके ऊपर उनको जो है मसावत पर उनके तकाजे पूरे किए जाने लगे। एंड हाउ कुड इंटर टेम्पल्स, अब देख लीजिए छोटी कास्टों के लोगों को अंदर नहीं दिया जाना, मतलब टेम्पल्स में उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बहुत सारे एक्ट बनाए गए। अब देख लीजिए आपको अम्बेडकर लीड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1829 टू 1835। ये एक बहुत बड़ा जो था मसला था, जिसको जो है बहुत बड़ा इश्यू जो था, जो हमारी इंडियन सोसाइटी का था, एक बहुत समाज का एक केवल था, इसके खिलाफ जो था B.R. अम्बेडकर ने जो है काफ़ी स्ट्रगल करे। और फाइनली के बाद जो है यहाँ के जो भी मतलब छोटे क्लासेस के लोग हैं, उनको भी परमिशन दी जाने लगी, वो भी मंदिर, क्या कहते हैं, उनको भी मंदिर में जाने की इजाज़त दी जाने लगी। उसके बाद द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, अब देख लीजिए बहुत सारे नॉन ब्राह्मण मूवमेंट भी हो गए स्टार्टेड। अब देख लीजिए इन द early 20th century, the non-Brahman movement started. The initiative came from those non-Brahman caste that had acquired access to education, wealth and यानी कि ओवरऑल जो भी यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ के जो मतलब क्या कहते हैं जो भी कम्युनिटीज़ थी, छोटी क्लासें थी चाहे बड़ी क्लासें थी, उनको जो है काफ़ी फ़रोग करा गया। उनको जो है तमाम इक्वल राइट्स दिए गए एजुकेशन के, उनके सोसाइटी के, समाजी, यानी कि हर तौर पर पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सोशली उनको जो है तमाम इक्वल राइट्स दिए गए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ओवरऑल हम इस चैप्टर में यही पढ़ते हैं। अब देख लीजिए इस चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो आप लोग यही देख लीजिए कि इसमें हमने यही पढ़ा कि सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन बंगाल, यही क्योंकि बंगाल में ही ज़्यादातर कैंप किनका था, ये था। अब राजा राम मोहन राय का इसमें क्या रूल रहा है। उसके बाद अगर हम करेंगे केशुबाई चंद्रा सेन, उसने भी काफ़ी रूल अदा करा है। उसके बाद दमिंद्र नाथ टैगोर इसने भी काफ़ी रूल अदा करा है। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामाकृष्ण मिशन बताया था। अगर हम उसके बाद रामकृष्ण की बात करेंगे, महादेव गोविंद राणे की बात करेंगे क्योंकि ये हमने डिस्कस करा। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की फाउंडेशन डाली। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद सर सैयद अहमद खान जो था, उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को शुरू करा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे जो है देवबंद स्कूल था, अहमदिया मूवमेंट था, फरीदिया मूवमेंट था। ओवरऑल ये भी मूवमेंट जो है इसी सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए किए गए। लेकिन द मेन फोकस वाज वुमेन एंड वुमेन एज द फोकस ऑफ ए सोशल रिफॉर्म। सो जो कुछ भी हमने इसमें डिस्कस करा, तो मैं आपको यही कहूँगा कि वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर दैट व्हाट काइंड ऑफ द इंडियन सोसाइटीज़ वाज ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश रूल में हमारी सोसाइटीज़ कैसी थी। अगर हम बात करेंगे प्री ब्रिटिश रूल की, तो हमारी सोसाइटीज़ के थी, यहाँ पे किस तरह की ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, वैल्यूज़ थी, प्रैक्टिस ऑफ सती किया जाता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड था, पॉलीगेमी था, प्रॉब्लम्स ऑफ विडोज थी, चाइल्ड मैरिज थी। अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करेंगे, ईस्ट इंडिया
इंडिया कंपनी के बाद जब हम क्रोन के अंदर आते हैं, ब्रिटिश रूल के अंदर आते हैं, तो किस किस तरह से यहाँ के सोशल रिफॉर्मर्स ने किस किस तरह से पेटिशन दायर की और किस किस तरह से कानून वजूद में आ गए, जिससे हमारा समाज जो है एक सिविलाइज्ड बना गया। और यहाँ के जो वुमेन को जो डिग्रेड किया जाता था, उनके ऊपर जो अनजस्टिस होते थे, उनके खिलाफ जो इनइक्वालिटी होती थी, उनको जो है पूरे इक्वालिटी दी गई अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आई होप आपके लिए ये डिस्कशन जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। आप लोग इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस, ताकि आगे जाकर मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस जो हैं आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।